हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप गुरु। तो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था कि भी आरसीआईटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको निरंतर डेली में आपके लिए लेके आया हूं। आज भी उसी सीरीज को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देख लेते हैं हमारे जो क्वेश्चंस है वो क्या है, क्या कहते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो भी है आरसीआईटी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ओएस नहीं होता, वो हमें बताना है। विंडोज जो है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डॉस होता है। ओरेकल जो है ना दोस्तों, ये हमारा एक तरीके से हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ओरेकल लैंग्वेज लिखने के लिए होता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये, ठीक है। ओरेकल एक सॉफ्टवेयर होता है जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बट विंडोज, डॉस और लिनक्स, ये तीनों हमारे एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ओरेकल। एनटीएफएस का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए न्यू टाइप फाइल सिस्टम, ऑप्शन बी न्यू टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम, ऑप्शन सी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ऑप्शन डी नेवर टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम। तो एनटीएफएस का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। ये जो हमारा फुल फॉर्म है क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है एनटीएफएस का, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन है, विंडोज 11 में एकीकृत कौन सी तकनीक या कौन सी टेक्नोलॉजी यूजर को अपने पीसी पर एंड्रॉयड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है, ठीक है। विंडो 11 में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो यूजर को, कंप्यूटर चलाने वाले व्यक्ति को अपने पीसी में एंड्रॉयड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है? तो विंडोज स्टोर होगा, ठीक है। विंडोज स्टोर के माध्यम से हम कोई भी ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो विंडो 10 या विंडो 11 में डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अपने मोबाइल ऐप में, अपने मोबाइल में एक प्ले स्टोर नाम से एप्लीकेशन होती है ना, कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हो। वैसे ही विंडो 10 और विंडो 11 में एक ऐप होती है जो विंडो स्टोर के नाम से होती है, जो एंड्रॉयड ऐप की तरह ही होती है, ठीक है। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी प्रोग्राम्स, कुछ भी आप उसमें इंस्टॉल वगैरह अनइंस्टॉल कर सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विंडोज स्टोर। ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग कहलाती है, जब भी हमारे कंप्यूटर में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। पिछले वीडियो में भी मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं कि बूटिंग प्रोसेस जो होती है वो दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग। बट जब कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है, कंप्यूटर जो हमारा लोडिंग लेता है, लोड लेता है, उसको हम बोलते हैं बूटिंग, ठीक है फ्रेंड्स। राइट आंसर बी, बूटिंग। निम्न में कौन सा ओएस का कार्य नहीं है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा कार्य नहीं होता? वायरस प्रोटेक्शन, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट। तो जो हमारा ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिससे यूजर कार्य करता होता है, इसके बेस पे यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, वो हमारा कहलाता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओएस का जो कार्य नहीं होता है वो होता है वायरस प्रोटेक्शन। ये वायरस से प्रोटेक्शन नहीं करता है, वायरस से प्रोटेक्ट नहीं करता हमें, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है मेमोरी को मैनेज करना, डिस्क को मैनेज करना, तो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको मैनेज करना, प्रबंधन का, रखरखाव का कार्य ही सारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। वायरस प्रोटेक्शन के लिए तो हमारा एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं विंडोज डिफेंडर, ठीक है ना। ये अलग से आप एंटीवायरस कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो लाइसेंस वगैरह लेके, जैसे नॉर्टन, मैकएफी, क्विक हिल, अवीरा, ठीक है ना, अवेस्टा, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वायरस प्रोटेक्शन नहीं करता। निम्न में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें बताना है। इंटेल, डॉटनेट, विंडोज NT और रैम। तो विंडोज NT यानी कि नेटवर्किंग के लिए विंडो NT होता है, NT मतलब नेटवर्किंग, ठीक है ना। तो अगर एक ऐसा कंप्यूटर है, एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ नेटवर्किंग से रिलेटेड ही कार्य करती है, तो वो अपने कंप्यूटर में विंडोज NT के नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करती है, जिसमें सिर्फ नेटवर्किंग का ही कार्य किया जाता है। तो इंटेल, डॉटनेट, रैम ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते, ये हमारे क्या होते हैं, विंडोज NT हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे विंडोज 98, विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, ठीक है, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग का समर्थन नहीं करता? मतलब कौन सा कंप्यूटर जो है वो नेटवर्किंग का समर्थन या सपोर्ट, नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता?
कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें नेटवर्किंग से संबंधित कार्य नहीं होता, ठीक है ना। तो देखो एनटी में होता है, विंडोज 2000 में होता है, विंडोज 35 में होता है। विंडोज 3.1 जो है वर्जन उसका, उसमें नेटवर्किंग से रिलेटेड जो कार्य है वो नहीं किया जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए विंडोज 2000 जो है वो सबसे उपयुक्त या सबसे बेहतर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। MS-DOS, विंडोज 95, विंडोज 98 में क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग सबसे बेहतर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 9, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में कई प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है, कौन सा है जिसमें हम एक से ज्यादा जो कार्य कर सकते हैं। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक ही समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम चलाने की अनुमति देता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मल्टीटास्किंग बोलेंगे। यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो बहुत सारे कार्य करने की अनुमति दे उसको अपन क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, जिसमें अपन एक से ज्यादा कार्य कर सकें, विभिन्न प्रकार के कार्य एक ही समय पर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर बताना है तो फ्रेंड, टेली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बट जो हमारा डिवाइस ड्राइवर है ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि जब हमारे कंप्यूटर में कोई एक्सटर्नल कोई भी डिवाइस लगाते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, तो उससे रिलेटेड अगर हमें कोई ड्राइवर की आवश्यकता होती है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसके अंदर पहले से ही उसको क्या करता है, लोड कर देता है। तो हमें अलग से कीबोर्ड माउस वगैरह के लिए डिवाइस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, उनके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करने पड़ते। अदरवाइज आप प्रिंटर ऐड करते हो कोई भी एप्सन का, कैनन का, HP का, तो आपको अलग से उसका सॉफ्टवेयर या उसका ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी वो चलते हैं। बट कीबोर्ड और माउस हो गया या पेन ड्राइव हो गया, उनको चलाने के लिए आपको अलग से किसी भी प्रकार का डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं होती है, वो पहले से उसके अंदर इंस्टॉल होता है। तो डिवाइस ड्राइवर हमारा क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज में DLL है। DLL का पूरा नाम है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, ठीक है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। निम्नलिखित में से कौन सी MS-DOS बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल है। MS-DOS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये बूट डिस्क की एक आवश्यक फाइल होती है command.com। मतलब कि MS-DOS में जो सारा काम होता है वो कमांड बेस पे होता है, तो उसकी एक आवश्यक जो इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो होती है command.com, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्ल्ड वाइड वेब पेज बनाने के लिए आमतौर पर किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आपको HTML लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। आपको HTML लैंग्वेज का ज्ञान, नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप वर्ल्ड वाइड वेब या ऑनलाइन वेब पेज बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में निम्न को छोड़कर सभी मूल एलिमेंट शामिल होते हैं। अगर आप किसी को मेल करते हो, ईमेल करते हो, तो कौन सा मेन एलिमेंट शामिल होता है वो हमें बताना है, उसको छोड़ के, ठीक है ना। कौन सा एलिमेंट नहीं होता है हमें ये बताना है। तो हेडर हम डालते हैं, हेडर में जैसे अपन सब्जेक्ट वगैरह डालते हैं, ठीक है। मैसेज में, मैसेज बॉडी में हम क्या भेज रहे हैं, उसको क्या लिखेंगे, हमारा तात्पर्य क्या है ये मैसेज भेजने का, हम क्यों उसको मैसेज भेज रहे हैं, क्या रीजन है मैसेज भेजने का, वो मैसेज में लिखते हैं। और सिग्नेचर वगैरह में ऐड कर सकते हैं। फुटर वगैरह कुछ नहीं होता है। हेडर, मैसेज और सिग्नेचर ये तीन महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, तीन महत्वपूर्ण एलिमेंट होते हैं। फुटर नाम से कोई भी उसका एलिमेंट शामिल नहीं होता है ईमेल में, ठीक है। यदि आपको एक ही मैसेज को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने की आवश्यकता है तो ईमेल का सबसे अच्छा तरीका क्या है। मतलब आप एक ही मैसेज एक से अधिक व्यक्तियों को भेजना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, ईमेल में CC यानी कार्बन कॉपी विकल्प का प्रयोग करके आप एक से अधिक व्यक्तियों को मैसेज भेज सकते हो एक ही प्रकार का, ठीक है। ईमेल एड्रेस में प्रयुक्त चिन्ह है, मतलब ईमेल एड्रेस भेजते वक्त कौन से चिन्ह जो होते हैं, सिंबल जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बताना है। तो अगर हमें ईमेल भेजना है तो @ का सिंबल होता है, एक डॉट का सिंबल होता है, जैसे कि RKCL@gmail.com, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस भेजने के लिए @ और डॉट जो सिंबल है वो होना जरूरी होता है, जैसे RKCL@gmail.com, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम उपयुक्त सिंबल हो जाएगा। सर्च इंजन क्या है।
एक प्रोग्राम जो इंजन को सर्च करता है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट, एक मशीनरी जो डेटा सर्च करती है, या एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को सर्च करती है। तो सर्च इंजन एक वेबसाइट होती है जो क्या करती है, किसी भी प्रोग्राम को सर्च करके देती है, जैसे याहू हो गया, गूगल हो गया, बाइडू, बिंग, आस्क, ठीक है ना, ये सारे हमारे सर्च इंजन होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को सर्च करती है। 18th क्वेश्चन, सर्च इंजन जो यूजर्स से इनपुट लेता है और साथ ही परिणामों के लिए तीसरे पक्ष के सर्च इंजन को क्वेरीज भेजता है, वह है, वो कहलाता है हमारा मेटा सर्च इंजन। ठीक है, एक सर्च इंजन जो यूजर से इनपुट लेता है और साथ ही परिणामों के लिए तीसरे पक्ष के सर्च इंजनों को क्वेरीज भेजता है, वो कहलाता है हमारा मेटा सर्च इंजन। ठीक है, निम्न में कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? देखो, याहू, बिंग और गूगल, ये तीनों हमारे सर्च इंजन होते हैं। विंडोज हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये हमारा कोई भी सर्च इंजन नहीं होता विंडोज के नाम से। ठीक है, राइट आंसर डी। जंक ईमेल को कहा जाता है, जंक ईमेल मतलब स्पैम, अनचाहे संदेश, अनचाहे मैसेज जो हमारे इनबॉक्स में आ जाते हैं, उसको हम जंक ईमेल या स्पैम भी बोलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर था? व्यवसाय यानी बिजनेस के लिए जो सबसे पहले जो वेब ब्राउजर बना था वो था नेटस्केप। ठीक है, नेटस्केप जो है वो पहला व्यवसायिक यानी बिजनेस से रिलेटेड वेब ब्राउजर था। किसी फाइल को इंटरनेट से कंप्यूटर में सेव करना कहलाता है डाउनलोडिंग। अगर आप इंटरनेट से कोई फाइल कंप्यूटर में सेव करते हो तो उसको डाउनलोडिंग बोलते हैं, और आप अगर कोई फाइल कंप्यूटर में चलाते हो या ऑनलाइन अगर आप कोई इंटरनेट से फाइल सर्वर में अपलोड करते हो उसको बोलते हैं अपलोडिंग। ठीक है, निम्न में से कौन सी डायल अप इंटरनेट सेवा निशुल्क है? कौन सी डायल अप इंटरनेट सेवा निशुल्क है? तो नेट जीरो नाम से एक इंटरनेट सेवा है जो निशुल्क होती है। नेट जीरो इंटरनेट सेवा देने वाली एक कंपनी है जो लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में स्थित है। यह यूनाइटेड ऑनलाइन की सहायक कंपनी है। नेट जीरो की स्थापना 19 अक्टूबर 1998 को हुई थी। मतलब ये जो कंपनी है वो विदेशी कंपनी है, ठीक है ना, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया, ठीक है ना, अमेरिका में। तो ये निःशुल्क इंटरनेट वगैरह देती है वहां के व्यक्तियों को, वहां की जनता को। ठीक है, नेट जीरो। निम्न विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। ओपेरा, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये तीनों जो हैं ये होते हैं हमारे ब्राउजर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ब्राउजर होते हैं। बट जो माइक्रोसॉफ्ट होता है ये ब्राउजर नहीं होता, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। एमएस ऑफिस का एक पैकेज के अंदर ही आता है, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। तो ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये तीनों हमारे ब्राउजर होते हैं। तो विषम संख्या कौन सी है? विषम शब्द कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है हमारा क्या है? विषम शब्द हो जाएगा। .com डोमेन क्या दर्शाता है? .com डोमेन दर्शाता है कॉमर्शियल वेबसाइट यानी वाणिज्यिक डोमेन। अगर कोई कंपनी अगर आगे अपने वेबसाइट के .com लगाती है तो इसका मतलब वो कॉमर्शियल वेबसाइट है। नेटवर्किंग होगी तो एनटी लिखा हुआ होगा, शिक्षा में .edu लिखा हुआ होगा, गवर्नमेंट में .gov.in लिखा हुआ होगा। ठीक है, प्रथम ग्राफिक यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर था। मतलब वह कौन सा वेब ब्राउजर था जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध हुआ था? वो था इरवाइज। ठीक है, प्रथम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर का नाम था इरवाइज। उन सभी वेबसाइटों और पेजों को दिखाता है जिन्हें हमने पहले देखा था। मतलब हिस्ट्री के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमने पहले कौन से पेज, कौन सी वेबसाइट को ओपन किया था या देखा था। तो हिस्ट्री में जाके हम चेक कर सकते हैं। राइट आंसर ए। भारतीय यूजर्स के लिए विकसित पहला भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा था? एपिक। ठीक है, भारतीय यूजर्स के लिए विकसित पहला भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा था? एपिक। ठीक है फ्रेंड्स, www के जनक हैं टिम बर्नर्स ली। ठीक है, द वर्ल्ड वाइड वेब के जनक कौन है? टिम बर्नर्स ली। और मार्क जुकरबर्ग जो था वो था फेसबुक का संस्थापक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका, इस वाले क्वेश्चन का ए। टिम बर्नर्स ली www के जनक थे। कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म अब खरीदें बाद में भुगतान करें बाय नाउ पे लेटर अवधारणा से जुड़ा है? तो बाय नाउ पे लेटर अवधारणा से जुड़ा है आफ्टर पे। ठीक है, आफ्टर पे जो एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म, वो हमें ये सुविधा देता है कि आप पहले खरीदें और बाद में भुगतान करें।
निम्न में से कौन सा एक पीयर टू पीयर यानी P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? वेनमो। ठीक है, वेनमो P2P पीयर टू पीयर भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। आरटीजीएस मुख्यतः निम्नलिखित रेंज में राशि के हस्तांतरण के लिए उपयोग होता है। आरटीजीएस का पूरा नाम होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और आरटीजीएस के बेस पे अगर आप किसी को पेमेंट करते हो तो उसकी लेन देन की सीमा कम से कम 2 लाख रुपए होनी चाहिए। 2 लाख से ऊपर के बड़े लेन देन आप आरटीजीएस में कर सकते हो। ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिशिंग अटैक यूजर्स के खाता जानकारी को अनाधिकृत करना, यानी कि फिशिंग अटैक क्या करता है, जो यूजर होता है उसके खाते की जानकारी को क्या करता है, चुरा लेता है। ठीक है फ्रेंड्स। एनईएफटी लेन देन के बारे में निम्न में क्या सही है? वे वास्तविक समय में प्रोसेस होते हैं, इसमें दिन भर में सेटलमेंट का टाइम होता है, ये अधिकतम लेन देन तक सीमित रहते हैं, वे केवल सप्ताह के दिनों में ऑपरेट होते हैं। तो अगर आप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के माध्यम से एनईएफटी के माध्यम से किसी को पैसा ट्रांसफर करते हो तो इसको ट्रांसफर होने में, पैसे को ट्रांसफर होने में कम से कम पूरा दिन भर का टाइम लग जाता है। बट आरटीजीएस में क्या होता है, पैसा तुरंत अगले के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में एनएफसी का मतलब क्या है? एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन। एनएफसी का पूरा नाम होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अब ये एनएफसी क्या होता है? देखो, एनएफसी का मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन करने के लिए 2 सपोर्टेड डिवाइस के बीच वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करता है। इसे बहुत ही कम दूरी पर डाटा ट्रांसफर तथा सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए उपयोग किया जाता है। एनएफसी का प्रयोग आमतौर पर पेमेंट करने या फिर डाटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। अगर आपको किसी को पेमेंट करनी है, डाटा ट्रांसफर करना है, वो भी 4 सेंटीमीटर की दूरी के बीच में, तो आप एनएफसी नियर फील्ड कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हो। यानी आपका मोबाइल और दूसरे डिवाइस के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, तभी दोनों कनेक्ट होंगे। यह फोन, टैबलेट, लैपटॉप या अन्य डिवाइस को आसानी से अन्य एनएफसी से लैस डिवाइस के साथ डेटा शेयर करने की अनुमति देता है, और यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक से विकसित हुआ है। ठीक है, अगर आप कोई मोबाइल से मोबाइल कनेक्ट करना चाहते हो, कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट करना चाहते हो, डाटा ट्रांसफर करना चाहते हो, पेमेंट करना चाहते हो, तो दोनों के बीच की दूरी कम से कम 4 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। इससे ज्यादा की दूरी होगी तो एनएफसी के माध्यम से आप डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। और क्या कह रहा है, वाईफाई, ब्लूटूथ और दूसरे वायरलेस सिग्नल आदि सभी की तरह एनएफसी भी डेटा भेजने के लिए रेडियो वेव सिद्धांत पर काम करते हैं। इसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन भी कहा जाता है। यह वाईफाई की तरह ही होती है, लेकिन इसके सिग्नल का एरिया ज्यादा बड़ा नहीं होता, मतलब 4 सेंटीमीटर के रेडियस के अंदर ही इसका काम होता है। मान लीजिए कि हम 2 स्मार्टफोन में किसी एप्लीकेशन की मदद से डाटा ट्रांसफर करते हैं, उसमें कुछ दूरी तक ही दोनों स्मार्टफोन जो होंगे वो कनेक्ट रहेंगे। ठीक उसी तरह एनएफसी के जरिए भी डाटा ट्रांसफर होता है, लेकिन इसकी रेडियस काफी कम होती है। अगर आप 2 मोबाइलों के बीच में डाटा ट्रांसफर करना चाहते हो, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, तो उसकी जो रेडियस होगा वो 4 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, इससे ज्यादा का नहीं होगा। तो वो होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है फ्रेंड्स। 36 क्वेश्चन है, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में सीवीवी का क्या उद्देश्य होता है? देखो, सीवीवी का मतलब जैसे आप कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेते हो ना, तो उसके पीछे 3 डिजिट होते हैं। ठीक है ना, वो डिजिट हमें किसी को नहीं बताने होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, सिक्योरिटी होती है हमारे कार्ड की। तो प्रमाणिकता के लिए सुरक्षा कोड, यानी प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड, एक सुरक्षा कोड होता है जो प्रमाणीकरण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। जब आप ऑनलाइन किसी को पेमेंट करते हो, ठीक है ना, तो सीवीवी नंबर वगैरह मांगता है। ठीक है, तो सीवीवी नंबर हमें किसी को नहीं बताना होता, ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में होता है। कौन सी डिजिटल भुगतान विधि अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए डिजाइन की गई है और इसे इसके क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए भी जाना जाता है? तो क्रिप्टो करेंसी के लिए बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन क्या है, एक डिजिटल भुगतान विधि है। तो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर अगर हमें करनी है, दूसरे कंट्री में अगर हमें मनी ट्रांसफर करनी है, तो हम क्या करते हैं, क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोर बैंकिंग के अंतर्गत सीडीसी का अर्थ है? कोर बैंकिंग के अंदर सीडीसी का अर्थ होता है सेंट्रल डाटा सेंटर। ठीक है फ्रेंड्स, सेंट्रल डाटा सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल पे और गूगल पे जैसी मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे मुख्य टेक्निक या तकनीक क्या है? तो इसके पीछे जो टेक्निक यूज होती है वो होती है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कौन B2C कॉमर्स का उदाहरण नहीं है, बिजनेस टू कंज्यूमर? तो eBay.com जो है वो बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं है, बल्कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर।
C2C का उदाहरण होता है ebay.com, बिजनेस टू कंज्यूमर का उदाहरण नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ebay.com जो है B2C कॉमर्स का उदाहरण नहीं है। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।